बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 13 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास 10, जिसमें एमसीक्यू से 40। और इसके अंदर नेक्स्ट ये कह रहे हैं द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो डिक्लेयर करने का मेथड होता है इंट वेरिएबल ए, ये डिक्लेरेशन। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइन करते हैं, उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल की, फिर नेम ऑफ वेरिएबल आता है, सही है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल वैल्यू, शुरू में वैल्यू तो नहीं लिखी आती ना, और वेरिएबल की वैल्यू तो डिक्लेरेशन में आती भी नहीं है। मसलन वेरिएबल वैल्यू का मतलब क्या होगा, इंट ए इज इक्वल टू 5। अब इसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गई। ये क्या है, डाटा टाइप है। ये क्या, नेम ऑफ वेरिएबल, और ये क्या है उसकी वैल्यू। अच्छा, तो वेरिएबल वैल्यू तो पहले नहीं आती, वेरिएबल डाटा टाइप, ये चीज सही लग रही है, फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम, ये तो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। तीसरा क्या है, वेरिएबल नेम, नहीं मतलब ये भी गलत हो गया। वेरिएबल वैल्यू, ये भी गलत हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये वाला हो गया, वेरिएबल वो डाटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फ्लोट, तो फ्लोट के ऊपर कितना होता है, 4 बाइट। सही, आगे चलें। कंसीडर द सी गिवन प्रोग्राम में ए की वैल्यू क्या है और बी खाली है। सी जो है वो फ्लोट है 75.99। अब बी कह रहा है ए प्लस सी। अब बताओ बी अगर ए प्लस सी के बराबर है तो बी की वैल्यू ए और सी। अब बताओ बी इज इक्वल टू, अगर मैं ए प्लस सी लिख रहा हूँ तो ए जो है वो क्या है, इंटीजर है, और सी क्या है, फ्लोट है। सुनो तो बेटा, सी क्या चीज है, फ्लोट है, 75.55 फ्लोट आ रहा है, ठीक है। 75.99 क्या आ रहा है, ये फ्लोट। देखिए इंटीजर क्या है, ये 10 है। अब ये बताओ, जब मैं किसी इंटीजर में फ्लोट को ऐड अप करूंगा तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट। तो 10 में 75.99 ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85.99। यहाँ पे आंसर बढ़, जब ये 85.99 बी के अंदर जाएगा तो बी खुद क्या है, इंटीजर है, तो ये 0.99 घट जाएगा, सिर्फ क्या चीज है। तो जब तुम b को एज अ डी प्रिंट कराओगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज, तो क्या आंसर आ जाएगा, समझे। रिटर्न जीरो असल में उस वक्त लगाया जाता है जब आपके पास यहाँ पे मेन जो है वो इंट लिख दिया जाए, यानी कि आपका मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो फिर रिटर्न जीरो। In a C program, which of the following comes before main? मेन फंक्शन से पहले, जब भी तुम मेन का कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो बताओ मेन फंक्शन से पहले जो चीज आती है वो ये हैश। इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये कहलाता है। अच्छा, इसमें इसकी खास पहचान होती है कि ये हमेशा किससे शुरू होता है, हैश। मसलन हैश इंक्लूड भी होता है इसके अंदर, हैश डिफाइन भी होता है, कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए भी हम यूज करते हैं हैश डिफाइन, ठीक है। तो ये है मेन फंक्शन से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, क्या आते हैं। अच्छा, ये जो वेरिएबल मैंने इंट डिफाइन किया हुआ है ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। कहाँ डिफाइन किया है, तो ये जो इंट वेरिएबल ए और बी है, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कौन से वेरिएबल, लोकल। कौन से वेरिएबल, लोकल। लेकिन कुछ वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहलाते हैं जो आउट ऑफ मेन डिफाइन किए जाए, आउट ऑफ। अगर मैं कोई वेरिएबल यहां पे कर दूं इंट x इज इक्वल्स टू 10, तो अब ये वेरिएबल अगर मैंने इंट से पहले डिफाइन किया, मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर दिया, तो ये डिफाइंड वेरिएबल क्या कहलाएगा, ग्लोबल। यानी कि अगर नीचे मेन के अलावा और फंक्शंस भी हैं तो उन तमाम फंक्शंस में इस वेरिएबल को कॉल किया जा सकता है, ग्लोबल है। तो या तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में मेन से पहले डिफाइन किया जाता है, और या फिर ग्लोबल वेरिएबल। अब जरा आप देखिए क्या कह रहा है, इन सी प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर मेन फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो बताइए चैनल डिफाइन होता तो सारे, प्रिंटफ तो नहीं हो सकता, ये लोकल में स्कैनर भी नहीं, और लोकल वेरिएबल, लोकल कौन से वेरिएबल,
अगर यहाँ पे हैश डिफाइन होता तो ये भी बिफोर डिफाइन किया जा सकता, हैश इंक्लूड होता तो ये भी डिफाइन किया जा सकता, तो इसका आंसर हो सकता। तो आपका आंसर ग्लोबल वेरिएबल। ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ए बी और सी तीनों आपस में क्या हो रहा है, और फिर डी एफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ये आपस में क्या हो रहा है। हाउ मेनी टाइप्स बताओ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अगर ये कहता काउंट बताओ तो फिर 1 2, ये हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कंसीडर द सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी गई है, ये रिमाइंडर के लिए होती है, आप जानते हैं। ठीक है। अगर टू स्टोर द वैल्यू 3 इन W, W में क्या स्टोर हो 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, बताइए x और y क्या। अगर 3 और 9 लिखता हूं, 3:9, तो इसके अंदर रिटर्निंग वैल्यू क्या देता है 0। 9 और 3 के अंदर क्या देगा, 9 और 3 में क्या देगा, नहीं इसके अंदर में हमने रिटर्निंग वैल्यू -1 देता है। 3:9 करके देखिए, है यहाँ पे import ठीक है भैया। हम सम जे के अंदर वैल्यू डालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिखा सम जे, नीचे प्रिंट सम जे करा रहे हैं, तो इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू क्या क्या करूँगा 3:9। अब देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या था, फिर जे को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक नहीं 3:9, यानी कि बाहर छोटा वाला हो, बाहर छोटा नंबर हो, अंदर बड़ा हो, यानी कि जब पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो तो फिर क्या बदल देगा 3 आंसर। क्यों भाई सर डिवाइड किया, अंदर रखा है 3 को, 3 को अंदर रखा है। ये कैसे लिखा है सर क्वेश्चन दिखाइए सर 3:9। ये 3:9 का मतलब क्या है 3 है। सर एक बार सवाल फिर से खोले, नहीं सवाल तो अलग है, कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं कि आपके पास ये अगर 3:9 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 3:9 का मतलब क्या है 9 डिवाइड किया जा रहा है किस चीज से, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में जो पहला वाला नंबर होता है वही आंसर के तौर पे बैक कर जाता है, जो मुझे समझ में आता है। 4 करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं 4, इधर क्या रख देते हैं 4, नहीं 4 होना चाहिए, देखते हैं 4 मिलेगा। तो जो नंबर पहला होगा ना, अगर वो बाद वाले से छोटा है तो वही नंबर क्या हो जाएगा रिटर्न। बस इसका प्रोसेस है ये। ठीक है, 0 रख के देखो, अब देखो आता क्या 0। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला नंबर छोटा और अमूमन पहला बड़ा और दूसरा छोटा होता है ना, अगर मैंने उल्टा रख दिया तो जो भी पहला नंबर होगा वही क्या कर जाएगा रिटर्न कर जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो इसको देख के हमें ये समझ में आया कि इसका आंसर 3 आएगा। सर फिर सेकंड का तो 3:9 ही होगा, क्योंकि सर इसको बता बताओ जब इसका आंसर 3 आ गया तो फिर है ना, और इसका आंसर भी देखो 18/5। सर 5 होगा, इसका भी 5 होगा, नहीं 3 आ गया, नहीं ये तो 18 पहले आ गया ना, देखो सर 5 सर इसमें 5 3 था 15, रिमाइंडर कितना आया, तो इसका आंसर भी 3, इसका आंसर भी 3। सर वहां पे बोले डिवाइड करने के बाद की बात की जा रही है। नहीं, टू स्टोर द वैल्यू 3 इन वेरिएबल द वैल्यू एंड एक्स वाई शुड बी। बताओ ये तो इसका मतलब क्या है, इसका भी आंसर 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ रहा है। सी होगा सर, इसका आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। यस सर,
इसका आंसर 0 आ रहा है, तो 2 आंसर 3 आ रहे हैं ना। अब इन गधों ने ये लिख दिया है, लेकिन इनको पता नहीं था कि आंसर सर क्या इसकी है। की नहीं है। नहीं, की के अंदर यही दिया हुआ होगा, सी। अगर तुम्हारे पास भी ऐसे आ जाए ना तो तुम सी ही मार कर, फिर ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस हो जाए, समझे। 18 और 5 का भी 3 आता है, देखिए 18 और 5। F11 से एग्जीक्यूट करता है, ध्यान में रखिएगा, इसका भी आंसर क्या है, सही समझ गए। अच्छा, क्या ये पॉइंट्स में चलता है 5.2? नहीं होगा। 5.2 जो है वो क्या है, इंटीजर है या फ्लोट? 5.2 फ्लोट, इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर का फंक्शन होता है वो फ्लोट वैल्यूज के दरमियान ऑपरेट नहीं। देखो लिखा हुआ है इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड डबल टू द बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो बाइनरी ऑपरेटर ये वाला जो है ना, इस ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर फ्लोट के ऊपर ऑपरेट नहीं करते। सिर्फ किस पे चलता है, तो ये लिख ले, दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि आपको याद है स्विच वेरिएबल होता था ना, स्विच, तो स्विच जो था वो या तो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। अगर स्विच के अंदर फ्लोट आ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो M% होता है ये इंटीजर्स पे तो ऑपरेट होता है, लेकिन फ्लोट पे ऑपरेट नहीं होता। स्विच में फ्लोट नहीं आ सकता। स्विच में भी फ्लोट नहीं आ सकता, और परसेंट वाले के अंदर, बाइनरी के अंदर भी फ्लोट आप नहीं लेंगे। सही भाई, आगे एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है, z x एंड y। द स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये जो z x y थी इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, इससे। तो इसका मतलब क्या, न्यू स्टेटमेंट ये हो गई, तो ये पता नहीं क्या जहालत दी है। अब ये कह रहे हैं इस स्टेटमेंट पे नाउ टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 1 इन z, द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल x एंड y क्या होगी। नॉट भी लगा और भी लगा। नॉट। अब ये बताइए, पहले और है, एक एक करके देख ले z में क्या वैल्यू आएगी। पहले 0 और 0 रख के देखें, 0 और 0 का और क्या आएगा, 0 0 आएगा ना, 0 0। उसका नॉट क्या होगा, 1। तो इसका मतलब क्या है, 0 0 पे आंसर क्या आ रहा है, आ गया डिजायर्ड रिजल्ट। दूसरा करके देखें, 1 0 करके देखें, x 1 है और y क्या है, 0। आंसर क्या आया, 1। 1 का नॉट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इस पे क्या आ रही है, 0। इसी तरीके से 0 1 के ऊपर भी क्या आएगी, 0। 1 1 पे क्या आएगी, 1 और 1 का और करेंगे तो 1 आएगा, और उसका नॉट करेंगे तो 0। तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर किस पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ। तो आपके पास आंसर क्या होगा, समझ में आई बात। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, a जो है वो 5 के बराबर, b 10 के बराबर और c 15, ये दिया हुआ है प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखो लूपिंग तो नहीं आ रही ना, तो ड्राई रन नहीं करूंगा मैं। अब ये बताइए a इज इक्वल टू b इंटू सी, तो a किसके बराबर, जो a में पहले 5 पड़ा हुआ था, अब b और c का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि a में कितना आ जाएगा, 150। a में क्या आ जाएगा, प्लस प्लस a, मतलब क्या, ये एक अलग से स्टेटमेंट है। पहले ऐड होगा, फिर रिटर्न होने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कोई किसी चीज में रिटर्न ही नहीं किया जा रहा। तो पहले ऐड होगा, तो a की वैल्यू क्या है, 150, तो 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जीक्यूशन के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर इस 151 की वैल्यू को किस में डाल दिया है, b में, तो b की वैल्यू भी क्या हो गई, माइनस कर दिया। यानी कि जो 10 थी वो अब क्या हो गई, b की वैल्यू खत्म हो गई, b में क्या आ गया, 1। तीसरे में माइनस बीबी का मतलब क्या है कि अब b की वैल्यू 150। फिर c किसके बराबर है, b की वैल्यू क्या है, 150 प्लस c की वैल्यू क्या है, पुरानी c की वैल्यू क्या है, 15 और माइनस 5, तो ये कितना बचा, 10 160। तो c किसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, b होगा 150, a होगा 150, नहीं a होगा 151
और ये क्या होगा, ए होगा, ए होगा, करंट वैल्यू ऑफ ए लेंगे ना, और सी की वैल्यू करंट क्या होगी, 160. तो ये क्या आ जाएगा 151, 150 और 160, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो मनहूस लोग कुछ और ही कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स यूज्ड, तो अब बताओ बाइनरी ऑपरेटर कैसे होते हैं, जिनके दो ऑपरेंट्स हो, यानी कि प्लस के अंदर एक ऑपरेंट, इधर एक ऑपरेंट, तो ये बाइनरी है, ठीक है। तो देखिए एक बाइनरी ऑपरेटर ये है, एक बाइनरी ऑपरेटर ये है, प्लस एक ये है, 3 है सर. तो बाइनरी ऑपरेटर्स टोटल काउंट पे कितने हुए, 3। ये यूनरी ऑपरेटर है, और ये भी यूनरी ऑपरेटर काउंट पे कितने, 2 है. ये यूनरी है, यूनियन ऑपरेटर और बाइनरी कितने, 3. एक माइनस है, एक प्लस है, और एक मल्टीप्लाई, तो ये कितने हुए, 3। तो यूज्ड इन प्रोग्राम तो कितने होंगे, 3। हाँ, ये आउटपुट आ गया भाई, मुबारक। 51, 50 और 60, 51, 50 और 160, तो बी आ गया, और 60. सही है, समझ गए, मुश्किल हो गई। सर अब a is equal to b तो equals to कौन सा, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं ऑपरेटर रिलेशनल. नहीं, वो कहलाएगा ए इक्वल्स टू बी असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन कर रहा होगा, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो डबल इक्वल होता है। अगला देखेंगे, जे 25 के 50 प्रिंट एफ कर रहा है, ये सिंपल, लेकिन यहां पे इसने क्या किया हुआ, याली स्टेटमेंट लिखी है। आपको याद है याली स्टेटमेंट क्या करती थी कि एम में ये कंडीशन होती थी, याद है, ये कंडीशन है, अगर ट्रू है तो ये वाली वैल्यू आएगी, अगर ट्रू है तो जे आ जाएगा, वरना अगर फॉल्स हुआ तो क्या आएगा, के। अब ये बताइए, जे इज ग्रेटर देन, ऐसे ही लिखते थे ना, तो याद है ये कहलाता था टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी यानी कि 3 तरह के ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे होते, ये इफ एल्स वाली कंडीशन। तो बताइए कंडीशन जे क्या है, 25, और के क्या है, 50। 25 इज ग्रेटर देन 50, यस. नो, फॉल्स. 25 इज ग्रेटर देन 50, तो ये फॉल्स हुआ ना। फॉल्स का मतलब क्या है, के की वैल्यू एम में आएगी, के की वैल्यू क्या है, 50. तो m किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। m किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं m को प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट क्या हो रहा होगा, 50। इसमें वैल्यू जो है वो else की वैल्यू जा रही होगी, कौन सी वैल्यू जा रही होगी, else। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स। तो बहुत सारी चीजें मुझे याद है। अब कह रहा है इन दिस प्रोग्राम द स्टेटमेंट दिस वन इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, नहीं, आउटपुट 50, आउटपुट आउटपुट भी क्या आ रहा होगा, 50। कंडीशन कौन सी एग्जीक्यूट कर रही होगी, एल्स की, कौन सी, एल्स की कंडीशन, इफ की तो नहीं आएगी ना डायरेक्टली ट्रू में। अगला देखिए, ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? स्पेस नहीं है, वो कह रहा है। भेज नहीं रहा ना, मेल पे से कैसे भेजूं? ईमेल पे है। हो गया? नहीं, अम्मी किससे, ये तो सेंड हुआ है ना, मेरे पास आगे बात करते हैं, अम्मी को फोन कर, अम्मी बात कर, ये ले जाओ। हाँ हाँ, इसे कर लो, उसको कर लो। अच्छा बेटे, 23 हो गया, 50 पे आ गया, 24। कंसीडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट। अभी ये जो स्टेटमेंट दी है इसमें क्या दे रहा है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसमें प्रेसिडेंस देख जाएगी, प्रेसिडेंस। अच्छा, प्रेसिडेंस हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ ये वाला सिंबल भी आता है, रिमाइंडर वाला, ठीक है। तो अब आप बताइए लेफ्ट से राइट, पहले किसे देखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई डिवाइड में जो चीज पहले आएगा वो काम करेंगे, नहीं समझे।
अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो पहले काम क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 6 यानी कि 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। दोबारा से लेफ्ट से राइट आइए, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, इन सबसे भी ज्यादा प्रेसिडेंस माइनस माइनस और प्लस प्लस की यूनिटरी ऑपरेटर्स की होती है अगर बी लिखा हुआ, तो पहले हम क्या करेंगे उसको ऑपरेट करेंगे। खैर आगे चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये एक मुश्किल चीज है। देखो भाई, A 5 है, B -10 ये है, इनकी वैल्यूज को इधर उतारना है और C की वैल्यू प्रिंट करा देनी है। अब मैंने ये चेक करना है, देखो लिखा क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर क्या है, ये प्लस प्लस है A के साथ, दूसरा क्या है, ये माइनस माइनस है किसके साथ, B के साथ। ठीक है, अब जरा तुम समझना, और क्या समझना है, अगर प्लस प्लस A लिखा है तो पहले ऐड होगा फिर वैल्यू क्या होगी, रिटर्न। अगर A प्लस प्लस लिखा है तो पहले रिटर्न होगी फिर वैल्यू ऐड होती रहे, सही। अब स्टार्ट में पहले मैंने A प्लस प्लस और A माइनस माइनस की वैल्यूज लिख दी। बताइए A किसके बराबर है, 5। बताइए पहले रिटर्न होगा फिर ऐड होगा, तो A की जगह क्या आएगा, 5। अब A की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी, 6, लेकिन मुझे इससे कोई गरज नहीं। यहां पे जो प्लेस होगा वो क्या, इस पूरे की जगह जो प्लेस होगा वो क्या होगा, 5 माइनस। पहले माइनस होगा फिर रिटर्न करेगा, तो B की वैल्यू क्या है, -10, तो पहले माइनस होने का मतलब क्या है, -11 हो जाएगा। -10 से एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -11। अब जब -11 रिटर्न होगा तो ये नेगेटिव के साथ ये वाला माइनस है, इसके साथ ये, समझ में आई बात। बाद में फिर किसका साइन है, यानी कि कैसे आया, 5 माइनस ऑफ -11, ठीक है। नहीं अभी नहीं ऐड करें, सबर कीजिएगा। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, 2 और डिवाइडेड बाय 4, ऐसे लिख लिया। अब अगला यहां पे देखिए यूनिटरी ऑपरेटर्स खत्म हो गए। अब मैंने क्या करना है कि अब देखेंगे कौन सा मल्टीप्लिकेशन का साइन आया। क्या लिखूंगा, 5 माइनस मल्टीप्लाई बाय -11 टू द 22 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो डिवीजन का सिंबल सॉल्व करें तो याद आएगा 5 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 11 ओवर 2, 11 ओवर 2। अब जब 11 ओवर 2 आ जाएगा तो यहां पे नहीं, पॉइंट पे नहीं लाएंगे अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व करें। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 11 अपॉन 2। अब जब मैं 11 अपॉन 2 करूंगा तो इसका अंदर देखो ये 11 क्या है, ये भी इंटीजर है, 2 भी क्या है, तो बताइए 11 अपॉन 2 असल में आंसर आना चाहिए 5.5, लेकिन इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, तो इसका मतलब क्या 11 अपॉन 2 का आंसर क्या आएगा, 5। तुम्हें समझ में आई बात। और 5 प्लस 5 क्या होगा, तो योर आंसर वुड बी 10। सर हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं वैसे, तो फिर हम लोग ने जैसे नेगेटिव को 11 को पहले पॉजिटिव करेंगे ना, क्योंकि वो तो किस वास्ते ब्रैकेट तो नहीं, 11 तो ब्रैकेट में आ जाएगा, कहाँ लिखा, यहाँ पे तो नहीं अप्लाई होता साइंस को पढ़ते हुए नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्टेप के अंदर इफ ब्रैकेट इज अवेलेबल देन इट विल कंसीडर। खुद से नहीं समझेगा कि माइनस से पहले से माइनस के पीछे माइनस है। जो स्टेप है इस नेगेटिव का पॉजिटिव होने का, वो उस वक्त आएगा जब आप यहाँ की कैलकुलेशन करने के बाद आगे बढ़ो, और अगर पहले भी कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, तो आंसर 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये किस चीज से रिलेटेड हुआ, नहीं ये ऑपरेटर्स है, लेकिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से रिलेटेड कि कौन सा ऑपरेशन हम पहले अप्लाई करें। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग आउटपुट, 25 आउटपुट कंसीडर करना वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड विल शो दिस आउटपुट, 25 आंसर किस पे आएगा बताओ। ये y की वैल्यू 25 है, पुट्स प्रिंटफ, अभी पुट्स हमने पढ़ा नहीं है, पुट्स हम बाद में देखेंगे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ये बहुत आसान सा है, ये आप लोगों को समझाएंगे कि इंट्स क्या, वो गेट्स क्या होता है, गेट क्या होता है, गेट ch क्या होता है, ठीक है, गेट c क्या होता है, मॉक के बाद ये आराम से बताऊंगा। यह हो सकता है मैं दरमियान में कोई क्लास लूँ तो उसके अंदर ही आपको, लेकिन मॉक के बाद बताएंगे, आराम से स्कूल से समझेंगे, अभी ऐसी चीज नहीं है।
अच्छा इसके अंदर अगर आप देखें, लेकिन आप एक दफा इसको चेक कर लीजिएगा। देखो जो पुट्स होता है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर मैंने पुट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज यहां पे दोगे स्ट्रिंग में, वो चीज एज ए आउटपुट स्ट्रिंग के तौर पे क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब देखो यहां पे लिखा है तुमने पुट्स, तो वैल्यू ऑफ दिस इज दिस वन। पुट्स में कभी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, पुट्स में पूरी की पूरी एक कंप्लीट वैल्यू लिखी जाती है, ये वाई अलग करके नहीं लिखा जाता, तो ये पुट्स तो नहीं है एग्जीक्यूट करें। मतलब किस तरह से लिखूं? वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, पुट्स कोटेशन के अंदर यहां 25 लिखा जाएगा। अगर कोटेशन में यहां वाई लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, स्क्रीन के ऊपर क्या है, जो भी स्ट्रिंग में दिया है पुट्स का मतलब क्या है, एज ए स्ट्रिंग। एस का मतलब क्या है, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले आउट टू दिस, बस ठीक है। अच्छा प्रिंट एफ 25, अब ये बताओ 25 जब इधर जाएगा तो इसको प्रिंट कर देगा ना, तो डी जो होगा वो आउटपुट आएगा, ठीक है। एक मिनट तो थोड़ा सा वेट करते हैं। प्रोसेस पूरा पीरियड ले लीजिए। ब्रेसेस आर रिक्वायर्ड इन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ब्लॉक ब्रेसेस जो होते हैं इफ एल्स के अंदर, देखिए ये इफ लिखा, x इज इक्वल्स टू 25, अब यहां पे ये आते हैं ब्रेसेस। तो ब्रेसेस जो होते हैं, ये जो मैं लिख रहा होता हूं, अगर मैंने ब्रेसेस लिख दिए तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी इफ की स्टेटमेंट के अंदर, अगर मैंने ब्रेसेस अप्लाई नहीं किया तो पहली स्टेटमेंट इफ का पार्ट होगी, दूसरी इफ का पार्ट नहीं होगी, याद है हम करते थे ना। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, ब्रेसेस अप्लाई करूंगा। अम्मी का को मैं बात नहीं कर सकती। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ कहो, नहीं कि दवा तो नहीं बनाई, इसके बाद जब भी मेरा फ्री होगा तो फिर जाके मैं देखता हूँ। करके चेक करके मालूम करके मुझे बताओ, वो होगी उधर ही होगी ना, थैले में होगी। हाँ लेकिन वो बनानी पड़ेगी, अम्मी नहीं बना सकेंगी। चलो ठीक है, चलो चलो अभी अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटे सब बी ब्लॉक और अब देखो सिंगल स्टेटमेंट में तो ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं होती, सिंगल तो खुद ही पिक हो जाती है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन करनी है, देयर इज अ कमेंट आफ्टर कंडीशन। ये तो कमेंट तो ये वाला होता है ना, फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश स्लैश, देयर इज नो स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूशन, नहीं तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएगा इसका। 28वें में क्या है, इन स्विच केस के अंदर डाटा टाइप यानी कि जो स्विच तुम लिखते हो उसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो कैरेक्टर और इंटीजर होता है, फ्लोट नहीं होगा, तो ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 2। समझ में आई बात। 29 द सी लैंग्वेज इफ केस स्टेटमेंट, इफ केस अगेंस्ट इवैल्यूएटेड रिजल्ट स्विच स्टेटमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर केस के अंदर मौजूद नहीं तो कहां चला जाता है, डिफॉल्ट पे चला जाता है, ठीक है बात समझ में आई, तुम लोगों के डिफॉल्ट पे चला जाता है। अब ये कह रहा है x रेशियो 4 इज इक्वल टू 0 एंड x रेशियो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, और ये दिस स्टेटमेंट विल बी इवैल्यूएटेड एज ट्रू। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ट्रू कब होगा, इफ द वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए। अब ये देखिए आपके पास पहले क्या दिया गया है, 1000, पहले क्या दिया गया है 1000, एक एक करके देखिए 1000 अगर मैं रखता हूं तो 1000 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से 1000। हाँ भाई बताओ तो यार, तुम लोग अभी इतनी मैथ्स में चलोगे। देखें 1000 डिवाइडेड बाय 4 250, तो डिवाइडेड बाय इसका रिटर्न क्या आया 0। 1000 में इसका रिटर्न क्या आया 0, इसका रिटर्न क्या आया 100 पे भी हो जाएगा फिर 0, 400 में भी हो जाता है, इसका भी रिटर्न क्या आया 0। बताइए 0 इक्वल टू 0 ट्रू, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, एंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ये इसका आया फॉल्स। और यहां पे क्या आया ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स का यहां पे क्या आएगा ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि इफ कंडीशन क्या जा रही है, ये ट्रू जा रही है इफ ये हो, तो इसका मतलब क्या है कि इवैल्यूएटेड ट्रू के अंदर ए पे ही आंसर आ गया। अब बी और सी और डी भी डाल के देखोगे तो आंसर गलत आ गया, वो खुद करके देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं, अभी क्लास किसकी, मैं तो करवाने थे जो कॉपी पे लिखा तो मैंने देखा शीट्स वो कंप्लीट
एक मिनट, ये थर्ड पीरियड है? यस सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इसमें देख लूँ। सर आपका पीरियड नहीं है। नहीं है, सुनो सुनो जल्दी से कर लेते हैं। द फॉर लूप कोड इज रिटन इन 4 रिपीटेशन। इसमें से कौन सा कोड ऐसा है जिसमें 4 रिपीटेशन हो रही है? द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ लूप इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। ठीक है, ड्राई रन करना है। 1 2 3। अगर एक लूप को 4 दफा चलना है, लूप को एक लूप कितनी दफा? 4 दफा रिपीट होना। तो बताइए एक्सप्रेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन फॉर लूप विल इंक्रीज करेगी द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को कैसे इंक्रीज किया जाएगा? अब ये बताओ, इंटीजर j प्लस इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है? j इज इक्वल टू j प्लस 4। तो ये 4 दफा तो नहीं चल सकेगा ना, है भाई? जो लूप होता है फॉर i इज इक्वल टू, 4 दफा चलाना है, i इज लेस देन और इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। तो जो काउंटर वेरिएबल की इंक्रीज होता है वो प्लस प्लस में होना चाहिए ना। यस j इज लेस देन इक्वल, ये तो कंडीशन हुई। कंडीशन है। लूप विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, तो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल j प्लस प्लस होना चाहिए, j माइनस माइनस तो नहीं होगा। वैसे ये ना एम्बिगियस क्वेश्चन है, इतना डिटेल के अंदर इन्होंने नहीं दिया, इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती। अब 32-37 है, देखिए इंट मेन डू वाइल लूप आ रहा है, तो लूपिंग स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे? ड्राई रन बनाइए। पहले x आ गया, पहले क्या आ गया? x की वैल्यू, उसके बाद क्या आएगा? बोलिए बेटे। अब अंदर आ गया, प्रिंट एफ x हो गया, x को आपने क्या करा दिया? प्रिंट। फिर x प्लस प्लस, x प्लस प्लस, फिर बाहर आए, फिर कंडीशन आई x इज लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर वापस लौटेंगे। x की वैल्यू इनिशियल क्या है? 15, तो 15 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। x 16 लेस देन और इक्वल टू, यस ट्रू, वापस पलट जाएंगे ए यहाँ से। तो अब x की वैल्यू क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, फॉल्स हुआ तो क्रॉस हो गया। तो बताओ इस वाले प्रोग्राम में जो प्रिंट हुआ वो क्या प्रिंट हुआ? 15। तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम क्या आएगा? सिर्फ 15। द प्रोग्राम नीड्स टू प्रिंट इंटीजर 1 to 10। एक प्रोग्राम है जिसको 1 से 10 तक क्या करना है? इंटीजर को प्रिंट करना। द ऑप्शन शोज द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन टू गिव दिस आउटपुट। अब ये बताइए, अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 1 से 10 तक, चलो बस 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ पर, हाँ मुझे 10 मिनट लगेंगे, फिर फ्री हूँ। मुझे 10 मिनट दो, सिर्फ मैं आ जाता हूँ क्लास में। चलो 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 देखो, तुमसे कह रहे हैं ये ऊपर वाले ही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसी की। यहाँ पे तो अभी एक ही प्रिंट हुआ ना। अगर तुमने प्रिंट करना होता 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक। तो बताइए पहले प्रिंट 1 होना चाहिए था। यहाँ पे जब नीचे उतरते तो प्रिंट क्या होता? पहला प्रिंट होता। अब ये बताइए कि किस स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा? x प्लस प्लस को x माइनस माइनस, अगर मैं x प्लस प्लस को x माइनस माइनस कर दूं, देखो भाई x प्लस प्लस को अगर मैं x माइनस माइनस कर दूं तो कम होता जाएगा ना। तो x माइनस माइनस, तो पहले ये तो प्रिंट होगा 15, फिर 14 और फिर, लेकिन 15 के बाद ही बाहर आ जाएगा, तो इससे तो नहीं हो सकता, इससे तो नहीं होगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं सर, को रिप्लेस कर दें किससे? x इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 10 रख देता हूँ तो बताओ x इज इक्वल, लेस देन नहीं, खाली x इज इक्वल टू 10, पहला हो गया, पहला ही फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगला क्या है? इंटीजर x इज इक्वल टू 15 की जगह इंटीजर 1 कर दो, x इज इक्वल टू 15 की जगह यहाँ पे क्या लिखो? 1। ये हो गया। अब जब तुम नीचे उतरोगे तो x इज इक्वल टू 1, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 1 का क्या हो जाएगा? 2, फिर चेक करके ऊपर, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो 1 से 10 तक प्रिंट कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इन प्लेस ऑफ दिस, अगर ये करते हैं सही। द लूप दैट इज नोन एज काउंटर, जो काउंटर लूप होता है वो कौन सा कहलाता है? बाकी सारे जो है वो कंडीशनल लूप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट? एक ब्रेक स्किप कर देगा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्किप कर देगा क्या? रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो बताइए ब्रेक जो एक होता है कंटिन्यू,
कंटिन्यू का मतलब क्या है, स्किप कर देगा, लेकिन लूप को क्या कर जाएगा, ब्रेक से का मतलब क्या हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल स्किप रेस्ट ऑफ द लूप्स स्टेटमेंट्स? डू वाइल। नहीं, जब तुम ब्रेक लगाते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लूप, अब मसलन मैंने यहां पे क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया इधर, ब्रेक ही होगा। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो ये लूप के अंदर सिर्फ इस एग्जीक्यूशन को ब्रेक नहीं करेगा, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक क्या करता है, होल लूप को, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। जो ब्रेक होगा वो क्या करता है, होल लूप को स्किप कर देगा, पूरे लूप को, फुल लूप को स्किप करके बाहर आ जाएगा। तो लूप स्टेटमेंट्स लिखा है। कंटिन्यू का मतलब क्या है, करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि वहां से बाहर निकल के वापस चल जाए लूप के स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ लूप में। ब्रेक का मतलब क्या है, एंडिंग ऑफ लूप पे आ जाए, खत्म कर देगा। स्विच और डू व्हाइल तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन द फर्स्ट आइटरेशन इन डू व्हाइल। अब बताओ, डू ऐसे लिखते हैं, फिर ये स्टेटमेंट होती है, व्हाइल क्या होता है। अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो लूप एक दफा तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना, लूप विल एग्जीक्यूट गिवन लॉजिकल एरर, नहीं एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वंस, तो ये वाला ठीक है, एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड टाइम नहीं आएगा। जबकि अगर व्हाइल होता है तो एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं करता। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, विल डिस्प्ले, आई की वैल्यू पहले लिखूंगा, फिर कंडीशन आ गई आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर printf आई मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है, पहले इसको कैलकुलेट करो और फिर इसको प्रिंट करो। तो ये वाली स्टेटमेंट लिख लें, आई मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये आई में चलिए। फिर आई को क्या कराया जा रहा है, प्रिंट कराया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रिंटेड वैल्यू ऑफ आई आ गई। फिर आई की वैल्यू को क्या कराया जा रहा है, इंक्रीज कराया जा रहा है, आई प्लस 2, और फिर क्या करना है, बैक करना है। अब बताइए, शुरू में आई की वैल्यू क्या आई, 1 इज लेस देन ट्रू। अब बताइए 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। फिर 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 6, वापस आई, आई की वैल्यू क्या है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, फॉल्स, तो ये क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब क्या, प्रिंट क्या हुआ, 4, तो आउटपुट क्या आएगा सर, 4। 38, 39, 40 तक देखेंगे। आई 5 है 10, डू, अब यहाँ पे फिर डू के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाइल। डू की स्टेटमेंट के बाद ये वाइल जो है ना, ये असल में इधर लिखा है। अब ये बताइए, आई आया, फिर जे आया, फिर अंदर चले गए, फिर कंप्यूटर साइंस प्रिंट किया, ठीक है, साइंस, ये क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम टिक डाल देंगे, इसका मतलब क्या, प्रिंट हो रहा है। फिर वाइल के लिए कंडीशन क्या दे रहे हैं, आई प्लस प्लस इज लेस देन जे माइनस, इसका मतलब क्या है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, इसका एक आंसर आएगा और फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी। आई 5 है और जे भी क्या है, 10, कंप्यूटर प्रिंट हो गया, अंदर आ गया। फिर आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू क्या होगी, 5, और यहाँ पे जे की वैल्यू भी क्या होगी, 10, तो 5 इज लेस देन 10, ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जे की वैल्यू कम होगी, क्या हो जाएगी, 9। अब जब आप अंदर आएंगे दोबारा से पलट जाएंगे यहाँ से, ट्रू की वजह से, जब अंदर आएंगे तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। अब बताइए, आई की वैल्यू क्या है, 6, और जे की वैल्यू क्या है, 9, तो अभी भी क्या है, ट्रू, तो ये ट्रू आया, पलट जाएंगे। अब यहाँ पे 6 की क्या हो जाएगी, 7, और 10 8, अभी भी प्रिंट कर जाएगा। अब यहाँ पे 7 आएगा, इज लेस देन 8, अभी भी ट्रू है, लेकिन जब इधर पलट जाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा, ये 8, और 8 क्या हो जाएगा, 9, नहीं 8 7, सही। अब जब देखोगे यहाँ पर तो ये प्रिंट कर देगा। अब ये बताइए, 8 इज लेस देन 7, अब ये फॉल्स हो रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, तो प्रिंटिंग कितनी दफा हुई, 4 टाइम। हाउ मेनी आउटपुट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस विल शो, 4, मुश्किल है, 39। द कंप्यूटर साइंस इज रिप्लेस बाय %d j, यहाँ पे हम क्या लिख दें, इसकी जगह हम j की वैल्यू प्रिंट कर दें, तो j की वैल्यू क्या है, 10 9 8 7। तो देखो ड्राई रन बनाने का फायदा क्या हुआ कि दूसरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व, 10 9 8 7।
13, 40. If we write the same code by using while loop statement, the difference in the number of iteration will be. अगर मैं सेम कोड किस पे लिख दूं, while पे लिख दूं, अभी तो do while लिखा है, do को हटा दो, यहाँ पे लिखो while और यहाँ पे कंडीशन क्या लिख लो, I plus plus is less than minus minus j minus minus. एक हो गया ना, ठीक है. अब जब मैं ये देखूंगा while में, तो कैसे लिखूंगा मैं अगर while मैंने लिख दिया है और ये वाला while यहाँ से हटा दिया, ये कंडीशन ऐसे आ गई, तो अब बताइए इसमें भी क्या लिखूंगा, पहले I ऐसे ही होगा, पहली स्टेटमेंट किस चीज़ की आएगी, I की, फिर आएगी j की, फिर while कंडीशन, फिर ये पहले कंडीशन आएगी I प्लस प्लस इज लेस देन j माइनस माइनस, ये यहाँ पे आ जाएगी. उसके बाद कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा. ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए आएगा और प्रिंटिंग के लिए आ जाने के बाद बस ये प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा, फिर यहाँ से बाहर चले जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे चलो I 5 है, J 10 है, 5 इज लेस देन 10, बोलो भाई ट्रू है फॉल्स है बेटे, ट्रू है. फिर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ये क्या हो जाएगा कंप्यूटर, अब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, यानी कि 6 इज लेस देन 9. वैसे ही चलेगा. अब दोबारा से ट्रू है. ठीक है, सर वैसे ही चल रहा है. तो ये वैसे ही. तो हाउ मेनी आउटपुट्स इसके अंदर भी आउटपुट होंगे, नॉट बी सिग्निफिकेंट, नो वन लेस देन डू while, बी वन लेस देन, बी टू लेस देन, नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि सेम थिंग. लेकिन ये करके देख लेना पूरा, तो तुम्हें अंदाजा होगा. तो बस ये बस वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड.